स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध R तथा प्रेरक L दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, उसका मान कितना आता है। साथ ही साथ बच्चों वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध R और प्रेरक L दोनों ही श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो V और I के बीच में कितना कालांतर होता है, अर्थात V और I के बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है। तो आई स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते वीडियो लेक्चर को समझते हैं पूरी बात को। तो देखो स्टैंड, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हमने एक ऑल्टरनेटिंग सर्किट पहले ही बना करके रखा है जिसमें हमने प्रतिरोध R और प्रेरक L दोनों को ही हमने श्रेणी क्रम में जोड़ करके रखा है। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टेप पहले बच्चों हम इस डेरिवेशन को शुरू करें इससे पहले बच्चों हम लोग को ये समझना होगा कि जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के अंदर प्रतिरोध R जुड़ा होता है तो वोल्टेज और करंट जो होते हैं बच्चों समान कला में होते हैं, अर्थात V और I के बीच में कोई भी कलांतर नहीं होता है। ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमें V और I की समीकरणों से पता चलता है और मैं इसकी स्क्रीन पे आपको ये बताऊंगा भी। ठीक है, लेकिन अगर बच्चों बात करें जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के अंदर केवल प्रेरक L जुड़ा होता है तो बच्चों V और I जो होते हैं समान कला में नहीं होते हैं। इस केस में क्या होता है बच्चों, वोल्टेज जो होता है धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, या फिर ये कहिए तो धारा होती है वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चिमगामी होती है। चलिए मैं आप इसको स्क्रीन पर समझा रहा हूँ इनकी समीकरण की हेल्प से। ठीक है, तो देखिए पहले मैं आपको देखिए वोल्टेज के लिए समझा रहा हूँ। कैसे हम जानते हैं कि प्रतिरोध वाले केस में V और I क्या होते हैं बच्चों, समान कला में होते हैं। तो देखिए प्रतिरोध के लिए बात करते हैं बच्चों, तो प्रतिरोध वाले केस में जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का समीकरण होता है ये होता है V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, और जो करंट का जो इक्वेशन आता है बच्चों इसकी हेल्प से वो आता है I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी आता है, साइन ओमेगा टी आता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टैंड हमें कैसे पता चलेगा कि V और I सेम कला में यानी सेम फेज में इनके बीच में कोई भी कलांतर नहीं है। देखिए चेक करते हैं, मान लीजिए टी बराबर हम 0 पर चेक कर रहे हैं, टी बराबर हम 0 पर चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए टी की जगह अगर मैं 0 रखता हूँ तो ये सारा टर्म से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों टी की जगह जब 0 रखूँगा तो ये भी टर्म्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी टी बराबर 0 पर V और I दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। V और I क्या हो जाएंगे बच्चों, 0 हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों मेरा कि जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के अंदर केवल शुद्ध प्रतिरोध R जुड़ा होता है, ठीक है, तो V और I जो होते हैं बच्चों समान कला में होते हैं, इनके बीच में कोई भी कलांतर नहीं होता है। समझ में आ रहा है? अच्छा अब देखिए इसको ग्राफ पे कैसे दिखाते हैं। अगर मैं इसको एक्स और वाई अक्ष के अलग अगर दिखाना प्रयास करता हूँ तो देखिए इसको ग्राफ पे बच्चों ऐसे दिखाते हैं। देखिए अगर दो राशि V और I समान कला में होती है तो उसको एक ही कला में कैसे दिखाते हैं। देखिए ये आपका I हो गया और बच्चों ये क्या हो गया, ये आपका VR हो गया। R मतलब कि वोल्टेज के स्रोत के बीच का विभवांतर, यानी यह है आपके वोल्टेज के स्रोत के बीच का विभवांतर यानी VR। ठीक है, सेम फेज में होता है, यानी एक ही कला में होते हैं। लेकिन बच्चों अगर मैं बात करूं प्रेरक L के लिए, तो प्रेरक L के लिए जो कंडीशन होती है बच्चों वो ये होती है, देखिए समझिए मैं आपको पढ़ाया भी था ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में। अगर हम प्रतिरोध L के लिए प्रेरक L के लिए बात करते हैं तो देखिए वोल्टेज का समीकरण तो बच्चों यही होता है, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी होता है। जबकि I का जो समीकरण आता है इसकी हेल्प से बच्चों वो आता है I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के पाई बाई 2 आता है, ओमेगा टी माइनस के पाई बाई 2 आता है। ठीक है, अच्छा देखिए अगर बच्चों हम टी बराबर 0 पर चेक करें, टी बराबर अगर हम 0 पर चेक करें बच्चों तो ध्यान से देखो कि यहाँ पर टी बराबर 0 पर ये तो 0 हो जाएगा, वोल्टेज तो 0 हो जाएगा, परंतु देखो टी बराबर 0 पर ये आपका I 0 नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके अंदर देखो पाई बाई 2 अभी शेष रह जाएगा। तो यही मैं आपको बता रहा था कि प्रतिरोध वाले केस में V और I क्या होते हैं, समान कला में होते हैं, जबकि प्रेरक वाले केस में वोल्टेज और धारा एक दूसरे से 90 डिग्री अग्रगामी अर्थात पश्चिमगामी होते हैं, यानी वोल्टेज अग्रगामी होगा, धारा पश्चिमगामी होगी। समझ में आ रहा? अच्छा अब देखो दोनों को मैं ग्राफ पे कैसे दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसको और इसको। अच्छा स्पेशल इसके लिए अगर ग्राफ खींचूँ तो कैसे दिखाएंगे, देखिए मान लीजिए ये बच्चों I है, ठीक है, और ये है बच्चों मान लीजिए प्रेरक L के सेलों के बीच का विभवांतर है मान लो VL। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया आपका VL। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। तो देखिए I तो देखो पहले भी इधर ही था और I अभी भी इधर है। क्यों? क्योंकि बच्चों श्रेणी क्रम में क्या होती है, धारा समान होती है। श्रेणी क्रम में बच्चों धारा समान होती है, जो धारा आपके रेजिस्टेंस में होकर पास होगी वही धारा आपके प्रेरक L से जाकर के पास होगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। अच्छा अब देखिए इन दोनों को मैं कंबाइन करके कैसे बनाऊंगा, तभी हम इसकी प्रतिबाधा निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं इसको यहाँ पे थोड़ा देखिए रब कर रहा हूँ और इसका जो फाइनल डायग्राम है वो आपको मैं बना करके दिखा रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तो देखिए इसको मैं ऐसे इसके थोड़ी देर के लिए यहाँ से रब कर रहा हूँ। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे देखते हैं कि प्रतिरोध वाले केस में V और I जो होते हैं समान कला में होते हैं और प्रेरक L वाले केस में जो होते हैं वोल्टेज धारा से अग्रगामी होता है, या फिर ये कहिए धारा वोल्टेज से पश्चिमगामी होती है। तो देखिए कैसे बनाएंगे इस चीज़ को, समझें।
देखिए पहले प्रतिरोध के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए पॉजिटिव रिएक्शन है और ये नेगेटिव रिएक्शन है, ठीक। अच्छा, तो देखिए प्रतिरोध वाले केस में देखो आई भी इधर ही था और आपका जो बी आर था बच्चों वो भी क्या था, इधर ही था। जहाँ आई क्या है, इसके सर्किट के अंदर बहने वाली धारा है और वी आर प्रतिरोध आर के स्रोत के बीच का विभवांतर है। लेकिन प्रेरक एल के लिए क्या था, आई तो इधर ही था और जो बी एल था बच्चों वो किधर था, वो वी एल इधर था। समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात? अच्छा, अब बच्चों हमें ये देखना है कि इस बी एल और बी आर का परिणामी क्या होगा, है ना। वो परिणामी हम कैसे निकालते हैं, देखिए मान लीजिए यहाँ से बच्चों हम ये यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और ये बच्चों मान लीजिए ए ओमेगा टी एंगल है। कौन सा एंगल है ये, जो आपका इसके साइन के फंक्शन के साथ चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ से इसको इधर से कर्व खींच दी इस टाइप से ये। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ बच्चों, ये जो आ रहा है ये ही बी एल और बी आर का परिणामी है, यानी इस वेक्टर और इस वेक्टर का जो परिणामी बच्चों वो ये जा रहा है, यानी बी आर का और बी एल का, ठीक है, जो वी है। अगर ये वी एल है तो ये भी क्या होगा बच्चों, वी एल होगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता हुआ आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे बच्चों हम पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगाएंगे, क्या लगाएंगे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो देखिए लगाइए इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय बच्चों। तो ये फाइनली डायग्राम आपका बिल्कुल बन चुका है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है बच्चों, देखिए ये आपका थोड़ा पीछे हटाएंगे तो ये बेस है और ये थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है, ठीक है। तो ये लंब है और ये बच्चे क्या है, इसका आधार है, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए लंब बटे आधार होता है, जो हम कलांतर के लिए निकालेंगे। लेकिन फिलहाल तो अभी हम इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो क्या होता है, देखिए कर्ण, ये क्या है, इसका हाइपोटेनस यानी कर्ण है। तो देखिए क्या बनेगा, ये बी स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, आधार का स्क्वायर, आधार ये बी आर, ठीक है। तो ये बी आर का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, प्लस क्या होता है बच्चों, लंब का स्क्वायर। तो लंब कितना बच्चों आपका वी एल है, ठीक है। जहाँ वी आर है बच्चों प्रतिरोध आर के स्रोत का विभवांतर और जो वी एल बच्चों प्रेरक एल के स्रोत के बीच का विभवांतर है, ठीक है। अच्छा, परंतु बच्चों हम जानते हैं कि ओम के नियम से जो वी आर होता है, वी आर जो होता है बच्चों वो आई आर के बराबर होता है। ओम का नियम जानते हैं आप लोग, वी इजिकल टू आई आर होता है, ठीक है। और जो अगर हम बात करें बच्चों वी एल के लिए, तो वी एल होता है बच्चों आई, और प्रेरक एल के लिए जो प्रतिरोध होता है बच्चों वो कहता है आई एक्सएल होता है, क्या होता है बच्चों, आई एक्सएल होता है। समझ में आ रहा है? जहाँ एक्सएल क्या, ये प्रतिरोध के ही इक्विवेलेंट होता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाया था, ठीक है। अच्छा, तो देखिए वैल्यू रख लीजिए, तो ये हो जाएगा जो बच्चों, ये हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर ये क्या, देखो बी आर स्क्वायर, बी आर का वैल्यू कितना बच्चों, आई आर, क्या बच्चों, आई आर स्क्वायर कर देंगे इसका, प्लस क्या देखिए वी एल का स्क्वायर, तो वी एल का मान कितना बच्चों, आई एक्सएल है, क्या बच्चों, आई एक्सएल, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वी स्क्वायर देखिए, अब देखिए ये भी होल स्क्वायर मारा है, ये भी होल स्क्वायर मारा, तो यहाँ से आई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो आई स्क्वायर बच्चों मान लीजिए कॉमन बच्चों ये हो गया, और यहाँ से बचेगा बच्चों आपका आर स्क्वायर, और यहाँ से बचेगा बच्चों आपका एक्सएल का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। इसके अपॉन में आएगा तो ये बच्चे बनेगा बी अपॉन आई, क्योंकि दोनों ही स्क्वायर में हम इसका होल स्क्वायर लगा लेंगे। ये बनेगा बच्चों आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसको आगे समझ लीजिए, थोड़ा इसको देखिए ऐसे लिख देता हूँ तो ज़्यादा बेटर लगेगा आप लोगों को, ये ठीक है। तो देखिए अब देखिए इसका वर्ग जब हटाएंगे, इसे वर्गमूल लगा देंगे तो ये फार्मूला बनेगा, देखिए बी अपॉन आई इजिकल टू वर्गमूल आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। अब देखिए बी अपॉन आई जो होता है, बी अपॉन आई होता है वो जो परिपथ का प्रतिरोध होता है, लेकिन परिपथ का प्रतिरोध तो तब होता है जब केवल प्रतिरोध आर जुड़ा होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि बी अपॉन आई जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, ये प्रतिरोध होता है, ये ओम का नियम है। लेकिन यहाँ पे तो दो चीज़ जुड़ी हैं, प्रेरक भी जुड़ा है यानी एल भी जुड़ा है और आर भी जुड़ा है। तो ये जो रेजिस्टेंस आ रहा है यानी बी अपॉन जो आई आ रहा है, ये है तो प्रतिरोध, लेकिन इसको यहाँ आर न कह करके हम परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं, यानी परिपथ की इम्पीडेंस कहते हैं। इसको हम जेड से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं बच्चों, जेड से लिखते हैं। तो देखिए यहाँ थोड़ी थ्योरी भी लिखेंगे, जहाँ बी अपॉन आई परिपथ का प्रतिरोध है, परिपथ का प्रतिरोध है, क्योंकि बी अपॉन आई जो है आर के तुल्य ही होता है, प्रतिरोध है, परंतु यह प्रेरक एल तथा प्रतिरोध आर दोनों के कारण है, दोनों के कारण है। अतः इसे परिपथ का प्रतिरोध न कहकर, परिपथ का
प्रतिरोध न कहकर परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। इसे ZRL या LR से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी ये जो ZR है यानी B/I को हम क्या लिखेंगे, ZR, जहाँ ZR एक प्रतिरोध ही है परंतु ये दोनों के कारण है ना, इसलिए हम इसको R ना कह रहे। ठीक है, हम क्या कहते हैं, इसको यहाँ ZRL कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे B/I की जगह लिखेंगे, देखिए ये बनेगा बच्चों, देखिए यानी B/I को हम क्या लिखना चाह रहे हैं, देखिए अर्थात देखिए B/I को क्या लिखेंगे, ZLR इजिकल टू, बाकी फार्मूला क्या देखिए फिर से उतारेंगे, देखिए R² प्लस XL का स्क्वायर। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। और मात्रक क्या होगा, मात्रक भी इसका ओम होगा क्योंकि ये प्रतिरोध के तुल्य है। ठीक है, यहाँ मैं बताता चलूँ, जहाँ हमने B/I को हमने क्या माना बच्चों, इसको माना हमने ZLR माना है, यानी परिपथ की प्रतिबाधा। तो हमने B/I की जगह क्या लिखा है, यहाँ पे Z पुट कर दिया, बाकी वाला टर्म्स बच्चों सेम ऐसे रखा है। ठीक है, अच्छा, और थोड़ा अगर बात बताना चाहूँ तो XL जो होता है बच्चों, XL की जो वैल्यू होती है वो होती है ω/L। क्या होती है बच्चों, ω/L होती है। ठीक है, और ओमेगा का जो मान होता है वो 2πf होता है। तो इसको थोड़ा अगर मैं आगे बढ़ाना चाहूँ तो ये 2πfL हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2πfL हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बच्चों ओमेगा की जो वैल्यू होती है ना वो 2πf के इक्वल होती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। तो देखिए स्टूडेंट, तो ये है बच्चों परिपथ की प्रतिबाधा के लिए फार्मूला। ठीक है, अच्छा, अब हम जानते हैं कि B और I के बीच में कितना कालांतर होता है। देखो धारा ये है, यानी I तो आपका करंट ये है और ये इसका परिणामी वोल्टेज है। VL और VR का जो परिणामी विभवांतर है वो क्या V है। तो इनके बीच में कितना कालांतर है, ω/t का कालांतर है। तो यहाँ पे देखिए कालांतर निकालेंगे, देखो लिखेंगे हेडिंग लगा के B व I के बीच कालांतर। ठीक है, कैसे लगाते हैं, देखिए लगाते हैं कि tan थीटा बराबर होता है, तो थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, ठीक है, ω/t, या मान लीजिए यहाँ पे इसको अगर मैं फाई नाम देता हूँ तो मान लीजिए फाई, तो tan फाई हो जाएगा। एक एंगल के तौर पे देख रहा हूँ मैं। लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना बच्चों आपका VL है। tan थीटा होता है लंब बटे आधार, आधार कितना बच्चों VR है। ठीक है, और VL का मान कितना होता है, VL होता है बच्चों IXL होता है, IXL, और जो VR होता है बच्चों क्या होता है, ये IR होता है। ठीक है, तो I से I के बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो tan फाई बच्चों जो बनेगा आप लोगों के पास वो बनेगा XL/R, XL/R, और XL क्या बच्चों ω/L है, तो ω/L/R हो जाएगा। या अगर मैं खाली फाई की वैल्यू निकालूँ तो जाएगा बच्चों ये tan इनवर्स ω/L/R हो जाएगा। तो ये डेरिवेशन बच्चों आपको प्रूव करने आता है V और I के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा और एग्जाम के दृष्टि से बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।